नागरानी नयनतारा 2 महीने की गर्भवती थी और अपनी गर्भावस्था के हर क्षण को खुल के जी रही थी। उनको अपने अंश के इस दुनिया में आने का बहुत इंतजार था। उसके समक्ष बैठे नागराज विराट भी उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे कि तभी नागलोक में हाहाकार मच जाती है। धरती कांपने लगती है, आसमान में बिजली चमकने लगती है। इसी के साथ एक दासी नागराज और नागरानी के समक्ष आकर बोलती है, हे नागराज, नागलोक पर पताल लोक के असुर विरभासुर ने आक्रमण कर दिया है और वो तेजी से यहाँ की ओर बढ़ रहा है। क्या विरभासुर की इतनी हिम्मत? हमारे नागलोक पर आक्रमण किया उसने। मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आने दो उसे। नहीं नागराज, उस असुर से युद्ध करने का समय नहीं है हमारे पास। हो ना हो वो जरूर हमारे अंश को नुकसान पहुंचाने आया है। इससे पहले वो यहाँ आए, हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। नयनतारा, हमें तुम्हारी और अपने बच्चे की फिक्र है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह भेजता हूँ जहाँ पर वो असुर तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। अरे आप स्वामी, आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? ये नागलोक मेरा लोक है। यहाँ का राजा होने के नाते मैं अपनी प्रजा को मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकता। इसीलिए तुमको हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए अकेले जाना होगा। दासी, तुमको भी नागरानी के साथ रहना होगा। जहाँ मैं उसे भेज रहा हूँ वहाँ तुम्हारे नागिन होने के अस्तित्व का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा नागराज, मैं हर पल नागरानी की सुरक्षा करूँगी। नागराज अपनी शक्तियों से नागरानी और दासी को पृथ्वी लोक में एक बुजुर्ग महिला संध्यावनी के घर भेज देते हैं, जो नागराज को अपना पुत्र मानती थी। साथ ही एक पत्र के जरिए संध्यावनी को सारी समस्या की जानकारी दे देते हैं। उस पत्र को पढ़ने के बाद संध्यावनी नागरानी और उस दासी को देखकर बोलती है, आओ नागरानी, मेरे अहोभाग्य कि नागिनों की रानी नागरानी के अंश का जन्म मेरे छोटे से घर में होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आसरा देने के लिए अम्मा। नागराज ने हमें सुरक्षित कर दिया, लेकिन मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, नागराज को कुछ नहीं होगा। नागरानी नयनतारा और उनके अंश को सुरक्षित करने के बाद नागराज विरभासुर के समक्ष जाते हैं। विरभासुर 5 सरों वाला एक भयंकर राक्षस था, जो नागराज के समक्ष आते ही उनसे बोलता है, नागराज, आखिर तुम मेरे समक्ष आ ही गए, लेकिन मुझे तुम्हारी नहीं, नागरानी नयनतारा की तलाश है। उस नागिन के पेट में पल रहा अंश हमारे राक्षस कुल के अंत की वजह बन सकता है। इसीलिए मैं उसको जन्म लेने से पहले ही मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तुम नागरानी तक कभी नहीं पहुँच सकते, मेरे जीवित रहते तो कभी नहीं। और नागरानी का अंश तुम्हारे कुल का अंत बनकर ही रहेगा, क्योंकि उसको स्वयं भोलेनाथ ने ये वरदान देकर भेजा है। तुम नाग और तुम्हारा वो शिव, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नागरानी को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, उससे पहले तुम्हारा तो अंत करूं। नागराज और विरभासुर में एक भयंकर युद्ध होता है। काफी देर तक ये युद्ध चलता है। तो वही इन सब से अनजान नयनतारा अपने पति के लिए व्याकुल होकर संध्यावनी से बोलती है, मुझे नागलोक जाना ही होगा। ना जाने नागराज उस असुर का सामना अकेले कैसे कर पाएंगे। नहीं नागरानी, विराट ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मा ठीक कह रही है नागरानी, आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। आप कहें तो मैं नागलोक का हाल देख कर आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन संभल कर जाना बेटी। अगर उस राक्षस को तुम्हारे वहाँ होने का आभास हुआ तो वो तुम्हारा पीछा करके नागरानी तक पहुँच सकता है। दासी नागरानी की चिंता मिटाने के लिए नागलोक जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरा नागलोक तहस नहस हो चुका है। नागराज की गद्दी पर वो राक्षस विरभासुर बैठा है। ये देखकर वो अनुमान लगा लेती है कि नागराज की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद वो वापस पृथ्वी लोक जाकर नागरानी नयनतारा से बोलती है, नागरानी, अनर्थ हो गया। पूरा नागलोक उस विरभासुर के कब्जे में है। नागराज भी कहीं नहीं दिख रहे, लेकिन उस राक्षस की विजय हंसी ये बताती है कि उसने नागराज को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नागराज को कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी जाती हूँ नागलोक। नहीं नागरानी, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारी संतान, तुम्हारा अंश ही इस महाविनाश को बदल सकता है। अपने पिता की मृत्यु का बदला और नागलोक की सुरक्षा तुम्हारा ये अंश ही करेगा। इसलिए तुमको उस वीरभासुर की नजरों से इसे बचाए रखना होगा।
मेरे सुहाग के जिंदा होने या मरे होने का कोई परिणाम नहीं है मेरे पास। मैं खुद को कैसे संभालूं? एक तरफ नयनतारा नागराज के कुछ ना पता चलने पर परेशान होती है, तो दूसरी तरफ नागलोक पर कब्जा जमाए बैठा असुर विरभासुर अपने चेलों से बोलता है, जाओ और जाकर पृथ्वी लोक का कोना कोना छान मारो। मुझे वो नाग रानी नयनतारा चाहिए। उसके अंश के जन्म से पहले मुझे उसका अंत करना है। विरभासुर के कहने पर उसके सारे असुर पृथ्वी लोक पर इंसानी रूप लेकर नागरानी नयनतारा की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिलती। लगभग 7 महीने गुजरने पर भी जब कोई सुराग नहीं मिलता, तो विरभासुर इस बात से बेहद गुस्से में आ जाता है और वो अपने पाताल लोक की जेल में जाकर एक आदमी पर कोड़े बरसाता हुआ बोलता है, उस नागिन के अंश का जन्म नजदीक है। आखिर कहाँ छुपाया है उन्हें बता, वरना तेरी मौत निश्चित है। कोड़े खाता आदमी अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकालता, जिससे विरभासुर गुस्से से फुंकारता हुआ बोलता है, नागरानी कहाँ छुपी बैठी हो अपने अंश को लिए? मुझे वो बच्चा मरा हुआ चाहिए। एक तरफ विरभासुर गुस्से से दहाड़ रहा होता है, तो दूसरी तरफ पृथ्वी लोक पर नागरानी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है। और कुछ ही देर में जब नागरानी नयनतारा अपने बच्चे को जन्म देती है, तो संध्याविनी उसे गोद में लेकर बोलती है, आ गया है नागिन नयनतारा का अंश और नागराज का पुत्र इस धरती पर। अब होगा उन असुरों का संहार। नागरानी नयनतारा अपने पुत्र के जन्म से बेहद खुश होती है, तो वही उसके जन्म के साथ नागलोक की धरती हिलने लगती है और तेज हवाओं के साथ गद्दी पर बैठे विरभासुर को ये देखकर पता चल जाता है कि उसका अंत और नागलोक का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आ चुका है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा काल जन्म ले चुका है। आखिर कहाँ है? पृथ्वी लोक के किस कोने में है? मेरी नजरों के सामने क्यों नहीं आता? नागिन का अंश इस दुनिया में आ चुका था और नागरानी नयनतारा उसको अपनी गोदी में लेकर उसका नामकरण करते हुए बोलती है, मेरे अंश, मेरी संतान, तुझे अपने पिता की मृत्यु और नागलोक की निर्दोष प्रजा की हत्या का बदला लेना है। तू है नागलोक का असली वारिस, नागराज विराट का पुत्र, राजकुमार नरेश। नागरानी नयनतारा अपने पुत्र का नाम नरेश रखती है, जिसके बाद समय अपनी रफ्तार पकड़ता है और देखते ही देखते 18 वर्ष बीत जाते हैं, जिसके बाद नागराज पुत्र नरेश को रानी नयनतारा सारी सच्चाई से अवगत करवाती है और उसके 18वें जन्मदिन पर उसको उसके नाग होने की सारी शक्तियाँ देते हुए बोलती है, नरेश पुत्र, वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने नागलोक को उस असुर विभासुर के कब्जे से आजाद करवाना है और उसे वापस से नागलोक के नाग नागिनों के निवास का स्थान बनाना है। कई नाग नागिन पाताल लोक के जेल में बंदी बने हुए हैं, उन्हें भी आजाद करवाना है। आप चिंता मत करिए माँ, पिताजी की मृत्यु का बदला और नागलोक पर अपना अधिकार मैं कर ही रहूंगा। नरेश नागलोक की ओर प्रस्थान करता है। साथ ही उसके नागलोक पहुंचते ही वहाँ की धरती अपने असली राजा के आते ही खिल उठती है। चारों तरफ फैला अंधकार रोशनी में बदल जाता है, जिसके बाद नरेश विरभासुर के समक्ष जाकर बोलता है, विरभासुर, तेरा काल अब खत्म हुआ, तेरा अंत तेरे सामने खड़ा है। एक छोटा सा बालक मेरे अंत की बात कर रहा है। आखिर कौन है तू और किसने तुझे यहाँ भेजा है? मैं उसी नागिन का अंश हूँ जिसे तू बरसों से ढूंढ रहा था, नागराज विराट और नागिन नयनतारा की संतान नरेश। अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देखकर विरभासुर डर जाता है। जिस अंश को ढूंढने में उसने दिन रात एक किया, आज वो स्वयं ही उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन अपने डर को छुपाते हुए विरभासुर नरेश को चुनौती देते हुए बोलता है, तुम जैसे बच्चे से डरने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको तो मैं यूं ही हरा दूंगा। इतना बोलकर नरेश और विरभासुर में युद्ध आरंभ होता है। काफी देर तक चलने वाले युद्ध में अंत विरभासुर और उन सभी असुरों का होता है जो उसके साथ इस युद्ध में थे। जिसके बाद नरेश अपनी माँ को नागलोक में लाने के बाद पाताल लोक के जेल में से सभी नाग नागिनों को आजाद कर लाता है। उनमें से एक बूढ़े से व्यक्ति को देखकर नयनतारा उसको पहचानते हुए बोलती है, नागराज,
आप जीवित हैं। पुत्र, ये तेरे पिताजी हैं, ये जीवित हैं। मेरा सुहाग जीवित है। नरेश अपने पिता के जीवित होने पर बहुत खुश होता है, जिसके बाद नागराज कुछ ही समय में नरेश को नागलोक का उत्तराधिकारी बना देते हैं और सुख व शांति के साथ नागलोक एक बार फिर से बस जाता है। अपर्णा नागलोक की सबसे सुंदर और मनमोहक नागिन थी। जो भी उसकी छवि को देख लेता, उसकी सुंदरता का कायल हो जाता। वो नागलोक के राजा के बेटे अमरेंद्र से बहुत प्यार करती थी और उससे विवाह भी करना चाहती थी, लेकिन उनके इस रिश्ते के बारे में बस अपर्णा और अमरेंद्र के अलावा किसी को भनक तक नहीं थी, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में उसे किसी से भी कुछ कहने से अमरेंद्र ने साफ मना किया था। ऐसे ही एक दिन नागलोक में एक साधु आते हैं और कहते हैं, विष पिलाओ हाथ दिखाओ भविष्य जान जाओ, विष पिलाओ हाथ दिखाओ भविष्य जान जाओ, जहर निरंजन। साधु की आवाज सुनकर नागिनों के कई समूह बाबा को घेर लेते हैं और सब बारी बारी अपना हाथ बाबा को दिखाने लगती हैं। वहीं अपर्णा नागिन भी अपनी सहेली अनमोल के साथ खड़ी होती है और साधु को देखकर अनमोल अपर्णा से कहती है, अपर्णा तू भी अपना हाथ दिखाना, शायद ये बाबा तुझे कुछ बता दे। ऐसा कुछ नहीं होता। हम चमत्कारी नाग नागिन हैं। हम ऐसे किसी साधु बाबा की बातों पर यकीन थोड़ी करेंगे। मेरे लिए एक बार हाथ दिखाना। जिसके बाद अनमोल के कहने पर अपर्णा साधु को अपना हाथ दिखाती है और अपर्णा का हाथ देखकर बाबा कहते हैं, सुंदर रूप सुंदर मन हर चीज में संपन्न, लेकिन जिंदगी में तेरी एक खोट है, तुझे मिलने वाली एक बहुत बड़ी जहरीली चोट है। बाबा, आप झूठ कह रहे हैं। मैं तो नागलोक की सबसे सुंदर काया वाली नागिन हूँ। अरे भला मेरे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? आप तो मुझे बेकार ही डरा रहे हैं। जहर निरंजन, बेटी तू जिसको चाहेगी उसी से चोट खाएगी। ला दे मेरी दक्षिणा यानी जहर का प्याला। बाबा, मैं आपके इस कथन से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं क्यों आपको जहर देकर बर्बाद करूँ? आपने जो बोला है वो नहीं हो सकता। जा मत दे, क्योंकि इस जहर की मुझसे ज्यादा तुझे खुद जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। एक दिन तो खुद मेरे पास आएगी और मुझसे मदद मांगेगी, तब मैं तुझे जहर दूंगा। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं और साधु की बातें अपर्णा के मन में घर कर जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने प्रेमी अमरेंद्र से मिलने जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, अमरेंद्र, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मेरी जान? इतना परेशान क्यों प्रतीत हो रही हो? मुझे बताओ कि क्या हुआ। मुझे आज एक साधु मिले। उन्होंने बताया कि जिसे मैं चाहूंगी वही मुझे छोड़ देगा। मैं तुमको बहुत चाहती हूँ। क्या तुम मुझे धोखा देने वाले हो? कैसी बात करती हो तुम? प्यार तो तुम अपने परिवार से भी करती हो सकता है कि वो किसी और की बात कर रहे हो। क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? अमरेंद्र इतना कहकर अपर्णा के गले लग जाता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं। जिसके बाद दिन बीतते हैं और अपर्णा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। जिस बात से चिंतित होकर वो ये बात अमरेंद्र को बताने उसके पास जाने लगती है और रास्ते में ही उसे उसकी सखी अनमोल रोकते हुए कहती है, अरे अपर्णा, तू भागी भागी कहाँ जा रही है? मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। तूने मेरा रास्ता रोका। जहाँ भी जा रही है बाद में चली जाइयो। अभी नागराज ने सभी को नाग दरबार में बुलाया है, उनको कोई घोषणा करनी है। तू मेरे साथ वहाँ चल। अनमोल अपर्णा को खींचकर नाग दरबार में ले जाती है, जिसके बाद नागराज सभी नाग नागिनों को दरबार में देखकर कहते हैं, मैं आपके समक्ष ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे अमरेंद्र का रिश्ता नागिन कल्की के साथ तय कर रहा हूँ और आप सबको अगले हफ्ते उनके विवाह का न्योता देता हूँ। ये सुनकर अपर्णा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपने प्रेमी की शादी का सदमा लगता है, जिसके बाद वो अपने कक्ष में जाकर रोते हुए कहती है, नहीं अमरेंद्र, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम ऐसे हाल में मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जरूर नागराज ने तुम पर दबाव डाला होगा। मुझे इसी समय तुमसे मिलकर ये बताना होगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसके बाद अपर्णा आधी रात को उठकर अमरेंद्र से मिलने महल पहुंच जाती है और वहां वो अमरेंद्र को कल्कि के गले लगते देखती है। जिसके बाद वो अमरेंद्र को अपने कक्ष में अकेला पाकर उसे एक तमाचा जड़कर उससे सवाल करती है। क्यों किया मेरे साथ अमरेंद्र तुमने ऐसा? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ अमरेंद्र। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसी हालत में तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपर्णा, मुझे माफ कर दो। कल्कि नागिन की ताकत तुमसे ज्यादा है और मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि उसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए चुना है। तुम इस बच्चे को गिरा दो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। वो बस खेल था जो हमारे बीच था। नहीं, मैंने कहा ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अन्यथा अगर तुम गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपर्णा अमरेंद्र को मनाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन अमरेंद्र के दिल में उसके लिए कोई अफसोस नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपर्णा वहीं रोती रह जाती है। जिसके बाद उसे साधु बाबा याद आते हैं, जिन्होंने उसे पहले ही इस दृश्य की चेतावनी दे दी थी। और उसके बाद अपर्णा साधु की गुफा की ओर प्रस्थान करती है और वहाँ जाकर कहती है, बाबा, आपके कहे कथन सत्य निकले। मेरे प्रिय ने मेरे साथ छल किया, मुझे गर्भवती करके बीच राह में छोड़कर चला गया। मेरी मदद कीजिए। भले ही मेरे शरीर से सारा जहर निकाल लीजिए, लेकिन उस पापी को उसके कर्मों की सजा दीजिए। तो अब ये गर्भवती नागिन अपना बदला उस नाग से लेना चाहती है। जी बाबा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस पापी को सजा मिले जिसने मेरे साथ छल किया, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिसके बाद साधु उसे अपनी शक्तियों द्वारा एक जहर प्रकट करता है और कहता है, इस जहर को तू उसके विवाह वाले दिन पी लियो और उसे स्पर्श करियो, जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगा और तू उसका रूप ले लेगी। उसके बाद अगर तुझे अपने असली रूप में आना हो तो तुझे उसे दोबारा स्पर्श करना होगा। ईश्वर जरूर तेरा साथ देगा बालिके, जा जहर निरंजन। साधु से जहर लेकर अपर्णा घर की ओर आती है और अपने कक्ष में बैठकर रोते हुए सोचती है, मैं ये बदला अकेले नहीं ले सकती हूँ। मुझे किसी की साथ की तो जरूरत है, लेकिन आखिर कौन देगा मेरा साथ? किसे बता सकती हूँ मैं ये सब कुछ बिना झिझक के? तभी अपर्णा के कक्ष में उसकी सहेली अनमोल आती है और उसे उदास व परेशान देखकर कहती है, क्या हो गया है नागलोक की सबसे सुंदर नागिन को? अचानक ही कुछ दिन से तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो? मैं तुम्हारी अपनी हूँ, मुझे बताओ अपर्णा, क्या हुआ है तुम्हें? अनमोल के पूछने पर अपर्णा उसे सब बताती है। जिसके बाद उसकी व्यथा सुनकर अनमोल कहती है, उस पापी की इतनी हिम्मत, उसने मेरी सखी के साथ ऐसा किया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उसको उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। अपर्णा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। अनमोल का साथ पाकर अपर्णा खुश हो जाती है कि उसकी सहेली उसका साथ देने वालों में से है। दिन बीतते हैं, जिसके बाद वो अपनी सहेली अनमोल की मदद से गुप्त तरीके से नागलोक में होने वाले अमरेंद्र के विवाह में छुपकर पहुंचती है और मौका पाकर अमरेंद्र को अपने कक्ष में अकेला देखकर साधु का दिया जहर पीकर अमरेंद्र को स्पर्श करती है। जिसके बाद अमरेंद्र बेहोश हो जाता है और अपर्णा उसका रूप लेकर विवाह मंडप में पहुंच जाती है और नागराज को डसकर मार देती है और वहां से भाग जाती है। सब सिपाही उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद वो तुरंत भागकर अमरेंद्र के कक्ष में आकर बेहोश अमरेंद्र को छूकर अपने असली रूप में आ जाती है और वहीं छुप जाती है। जिसके बाद सिपाही अमरेंद्र को कैद कर लेते हैं और उसे आजीवन कारावास की सजा होती है। जिसके कुछ दिनों बाद अमरेंद्र के कैद होने वाले स्थल पर आकर अपर्णा उससे कहती है, अमरेंद्र, तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला ईश्वर तुमसे लेगा, ये सोचने वाली मैं नहीं थी।
मैंने अपना बदला पूरा किया। अब तुम सारी जिंदगी यहीं कैद रहोगे और मैं बाहर की दुनिया अपने बच्चे के साथ देखूंगी। आखिर एक गर्भवती नागिन ने अपना बदला ले ही लिया। अपर्णा इतना कहकर चली जाती है और अमरेंद्र सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहता है, लेकिन उसे कभी माफी नहीं मिलती और अपर्णा नागिन नागलोक छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। नवनिका खुद को दर्पण में निहारते हुए कहती है, वाह वाह, मेरे बदन की बनावट कितनी खूब है, ना कहीं से कम ना कहीं से ज्यादा, एकदम बराबर। पूरे नागलोक में मेरे जैसी शरीर की बनावट वाली कोई नागिन नहीं है, सब जलते हैं मुझसे। नवनिका ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सखी रूपा वहाँ आकर कहती है, अब तुम्हारा खुद को निहारना, खुद की तारीफ करना पूरा हो गया हो तो अब हम चले, शिव की आराधना का समय हो रहा है। चलो। इतना कहकर दोनों सहेलियां नागलोक के शिव मंदिर में जाती हैं और शिव की आराधना करती हैं। शिव की आराधना करके जब दोनों सहेलियां घर आ रही होती है, तभी रूपा बोलती है, नवनिका एक बात बता, तू खुद को इतना लुभावना दिखाने के लिए क्या करती है? अरे करना क्या है, सुबह शाम ज्यादा से ज्यादा रेंगती हूँ, जहर के साथ साथ ताजे फल भी खाती हूँ, समय समय पर दूध पीती हूँ और नागिन डांस भी कर लेती हूँ। वाह, काफी मेहनत करती है तू खुद को ऐसा दिखाने के लिए। आखिर तुम ही बताओ कि कोई मुकाबले में है मेरे इस लुभावने बदन के? नहीं नवनिका, कोई भी नहीं है जो तेरी खूबसूरती और तेरे इस लुभावने बदन का मुकाबला कर सके, तू अकेली ही है। दोनों सहेलियों की सारी बातें पेड़ के पीछे छुपी हुई वेदना नागिन सुन लेती है, जो दिखने में थोड़े दबे रंग की थी, साथ ही वो थोड़ी मोटी भी थी, जिसके चलते नागलोक के ज्यादातर नाग नागिन उसका मजाक बनाते रहते थे। वो उन दोनों की बातें सुनकर खुद से कहती है, बड़ा घमंड है ना इस नवनिका को अपने बदन की बनावट पर, अपनी अच्छी सेहत पर। इसके बदन की बनावट के चलते हम जैसी मोटी नागिनों को तो नागलोक के नागों ने देखना और सूंघना ही बंद कर दिया है। जिसे देखो बस नवनिका के गुण गाता है। पर कसम है मुझे भी अपने नसों में दौड़ रहे जहर की, इस नवनिका के बदन की बनावट को बिगाड़ न दिया तो मेरा नाम भी वेदना नहीं। इतना कहकर वेदना सरपट रेंगती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ नवनिका अपनी सेहत को और अपने रूप को और निखारती है, जिसके चलते पूरा नागलोक उसकी चर्चा करता रहता है और वो सभी नागों के ख्वाबों की मल्लिका बन जाती है। ऐसे ही एक दिन नवनिका फूलों की बगिया में नागिन डांस कर रही थी, तभी वहाँ पर वेदना आकर कहती है, क्या बात है नवनिका, बड़ी मेहनत कर रही हो। क्या करूँ वेदना, खुद की सेहत को अच्छा दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अच्छा ये बात है क्या, भला डांस करने से सेहत का क्या लेना देना? अरे देखो, हम जब नाच करते हैं तो हमारे बदन से बहुत सारी ऊर्जा लगती है। इस ऊर्जा से हमारे बदन को पसीना आता है और पसीने से हमारी सेहत पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम मोटे भी नहीं होते, साथ ही त्वचा भी चमक उठती है, एकदम शीशे की भांति। अच्छा ठीक है, मैं तो कहती हूँ वेदना, तुम भी ये सब किया करो, तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसा बनने की। अरे गुस्सा क्यों होती हो, मैं तुम्हें कोई ताना थोड़ी दे रही हूँ या फिर तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ, मैं तो तुम्हारा भला सोचते हुए कह रही हूँ। पता है मुझे कि तुम कितना भला सोचती हो और कितना नहीं, तुम्हें बस घमंड है अपने शरीर की बनावट पर और सेहत पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं वेदना, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैं गलत सोच रही हूँ ना तो तुम भी सही नहीं बोल रही। मैं भली भांति जानती हूँ कि जितना सुंदर रूप है ना तुम्हारा, उतनी ही काली काया है। इतना कहकर वेदना वहाँ से गुस्से में रेंगती हुई चली जाती है और अब वो अपना पक्का मन बना लेती है कि वो नवनिका की सेहत और उसकी बदन की बनावट को बिगाड़ कर ही दम लेगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नागराज अपने जन्म दिवस की खुशी में पूरे नागलोक में जश्न का ऐलान करते हैं। सभी नाग नागिन तरह तरह के उपहार लेकर उनके पास जाते हैं और जश्न का आनंद लेते हैं। तभी हाथों में एक जहर का भरा हुआ प्याला लिए
वेदना नवनिका के पास आकर कहती है। कैसी हो नवनिका? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। अपने उस दिन के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारी जरा सी बात पर मैं भड़क गई थी। अरे कोई बात नहीं, रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। चलो फिर इसी बात पर ये जहर का प्याला पी लो, खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम ये जहर पी लोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे ये बात है, लाओ पी लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी सेहत का ख्याल रखने के चक्कर में काफी दिनों से जहर नहीं पिया, आज पी लेती हूँ। इतना कहकर नवनिका वेदना के हाथों से जहर का भरा हुआ पात्र लेती है और फटाफट से सारा जहर पी जाती है। कुछ देर बाद जश्न समाप्त होता है और सभी नाग नागिन अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही नवनिका सोकर उठती है और खुद को शीशे में देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है। हे भोलेनाथ, ये सब कैसे हो गया? एक रात में मेरे शरीर में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है? मेरा रंग रूप कैसे ढल गया? मैं इतनी मोटी कैसे हो गई? ये सब कैसे हुआ? मेरा लुभावना बदन इतना भद्दा क्यों दिख रहा है? नवनिका इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी दोस्त रूपा आती है और नवनिका की हालत को देखकर कहती है। हे भोलेनाथ, जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार उस वेदना ने अपनी चाल को अंजाम दे ही दिया। क्या मतलब है तुम्हारा रूपा? मतलब साफ है नवनिका, ये जो भी हो रहा है सब कुछ वेदना ने किया है। कल जो जहर उसने तुझे पिलाया वो कोई आम जहर नहीं था, बल्कि शक्तियों से बनाया हुआ जहर था, जिसमें से कुछ जहर वेदना ने पिया था और बाकी का उसने तुझे पिला दिया। अब तू उस जादुई जहर की वजह से उसकी तरह मोटी और भद्दी दिखने लगी है और वो तेरी जैसी खूबसूरत। चल मेरे साथ, वहाँ देख कर आते हैं। इतना कहकर रूपा जल्दी से नवनिका को उसकी गुफा से वेदना की गुफा के बाहर ले आती है और दोनों छुपकर वेदना को देखने लगते हैं। और अब वेदना एक बहुत रूपवान और अच्छी सेहत और साथ ही अच्छी बनावट वाले शरीर की नागिन बन चुकी थी। ये सब देखकर नवनिका के होश उड़ जाते हैं और वो रूपा से कहती है। रूपा, अब हम क्या करेंगे? ये तो सरासर गलत है। अगर वेदना को मुझसे जलन थी, मुझसे दिक्कत थी तो मुझसे खुद आकर कहती, पर उसने जो किया गलत किया। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जैसा कहूँ वैसा ही करती रहना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं, जहाँ एक तरफ वेदना नवनिका का रूप चुराने के बाद से चर्चा में थी, तो वहीं सभी नवनिका का मजाक बना रहे थे। रूपा अपनी शक्तियों से वैसा ही जहर तैयार करती है जैसा वेदना ने किया था, जिसके बाद वो एक सुंदर नाग का रूप लेकर वेदना के पास जाती है और उसे अपनी बातों से मोहित करके वो जहर पिला देती है और उसकी शक्तियाँ अपना असर दिखाना शुरू करती है। तभी रूपा अपने असली रूप में आकर कहती है। तुम्हें क्या लगा था कि शक्तियों का इस्तेमाल करना बस तुम्हें ही आता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इस नागलोक की नागिनें हैं। बदला लेना हमें भी आता है, जैसा तुम करोगी वैसा ही मिलेगा। वेदना, तुम्हें मुझसे शिकायत थी तो तुम मुझसे कहती। पीठ पर छुरा घोंपने की क्या जरूरत थी? अब पूरे नागलोक में तुम्हारी बदनामी होगी। ये तुम्हें अच्छा लगेगा? गलत करने से पहले एक बार ये तो सोच लेती कि शिव सब कुछ देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करते हैं। नवनिका और रूपा की सारी बातें सुनकर वेदना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। साथ ही अब वो कभी नवनिका को कुछ नहीं कहती। सीधी नागिन नागलोक की सबसे सुंदर और समझदार नागिन थी, जिसकी लोकप्रियता पूरे नागलोक में प्रसिद्ध थी अपने रूप और रंग को लेकर। लेकिन अगर उसे परेशानी थी तो वो ये कि उसे नाग नृत्य नहीं आता था। एक दिन सीधी अपनी माँ आशा के कक्ष में जाकर उससे कहती है। माँ, मुझे नृत्य नहीं आता। मैं जब भी नाचने की कोशिश करती हूँ गिर जाती हूँ और सब मुझ पर हंसने लगते हैं। हर नागिन में कोई एक खास योग्यता होनी चाहिए ना। मेरी बच्ची, भगवान ने सबको अनोखा बनाकर भेजा है। अगर तुझमें ये योग्यता नहीं है तो क्या हुआ, जरूर तेरे अंदर भी कुछ न कुछ खास होगा, बस उसे ढूंढने की जरूरत। पर माँ, अब मैं अपनी खूबी को कैसे तलाश करूँ? बस अपनी आंखें और कान खुले रख और अब मेरे कक्ष से अपने कक्ष में जा
मैंने तेरे लिए तेरे पसंदीदा जहर बनाया है। आज मैं तुझे अपने हाथों से जहर पिलाऊंगी। तू चल, मैं वहीं जहर लेकर आती हूँ। इतना कहकर आशा चली जाती है और दोनों माँ बेटी साथ में जहर के प्याले पीती है। जिसके बाद सिद्धि सीधा अपने प्रेमी पुष्प से मिलने नागलोक के बाग में जाती है और उसे कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं घुमा लाओ ना। जैसा तुम बोलो सिद्धि, आज मैं तुमको पृथ्वीलोक पर लेकर जाऊंगा। वहाँ जाकर तुमको आनंदित लगेगा, परंतु याद रहे मेरा हाथ मत छोड़ना और कहीं मत जाना। इतना कहकर पुष्प सिद्धि को पृथ्वीलोक के एक बाजार में ले आता है, जहाँ अपने जैसे परंतु अलग लोगों को देखकर सिद्धि को अजीब लगता है। जिसके बाद पुष्प सिद्धि को वहाँ के लोगों के भांति कपड़े पहना देता है और वो दोनों हाथ पकड़कर घूम रहे होते हैं। लेकिन अचानक सिद्धि का हाथ पुष्प के हाथ से अलग हो जाता है और वो खो जाती है। जिसके बाद वो एक दुकान देखती है जिस पर लिखा होता है आलोक सिलाई सेंटर, और वो वहाँ जाकर कहती है, भाई साहब, मैं बहुत थक गई हूँ और अपने प्रेमी से अलग भी हो गई हूँ। उसके मुझे ढूंढने तक क्या मैं यहाँ विश्राम कर लूँ? क्यों नहीं बहन, आखिर एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। इंसान नहीं, नागिन। अच्छा मजाक करती हो आप बहन। आप कुछ लेंगी, पानी या चाय? क्या मुझे ठंडा जहर मिलेगा? आलोक को उसकी बातें अजीब लगती है और वो उसे पीने के लिए पानी देकर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर सिलाई करने लगता है। और आलोक को अपने हाथ मशीन चलाते देखकर सिद्धि को अचंभा होता है और देखते ही देखते वो ड्रेस बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर सिद्धि कहती है, वाह, आपने तो कुछ ही क्षण में कपड़े से वस्त्र बना दिए। क्या आप मेरे लिए भी बना देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। लेकिन सूट सलवार के 400 लगेंगे और ब्लाउज के 500, और मैं तो सिलाई भी सिखाता हूँ, वो भी बस 1000 रुपए महीने में, और 6 महीने में ट्रेंड कर देता हूँ। ये सब सुनकर सिद्धि अपनी उधेड़ बुन में लग जाती है और तभी वहाँ पुष्प आकर उसे अपने जादू से गायब करके नागलोक ले आता है और उससे पूछता है, पागल लड़की, उन इंसानों को हम नाग नागिनों के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने कुछ बता तो नहीं दिया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुष्प, तुमने मुझे पृथ्वीलोक ले जाकर मेरी आंखें खोल दी। अब इस सिद्धि को ये पता चल गया है कि उसको किस चीज में सिद्धि प्राप्त करनी है। इतना कहकर सिद्धि वहाँ से गायब होकर अपने घर आती है और अपनी माँ को ये सब बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, तू पागल है सिद्धि, तू चाहती क्या है कि तू पृथ्वी लोक पर जाकर सिलाई सीखे? ये नहीं हो सकता, ये अपना सपना भूल जा। माँ, आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। आप नाग देवता से मुझे 6 महीने वहाँ जाने की आज्ञा दिलवा दीजिए। मैं पक्का कोई गलती नहीं करूँगी और सीख के आ जाऊँगी। माँ, वैसे भी जब नागलोक में काया पलट केंद्र हो सकता है तो सिलाई सेंटर क्यों नहीं? आशा को सिद्धि की ये बात अच्छी लगती है, जिसके बाद वो खूब प्रयास करके सिद्धि को 6 महीने नागलोक से पृथ्वीलोक जाने का परमिट दिला देती है। लेकिन ये बात जब पुष्प को पता लगती है तो वो आशा और सिद्धि के समक्ष आकर कहता है, माँ, आप ये गलत कर रही हो। सिद्धि तो बच्ची है, पर आप तो नहीं ना। सिद्धि, तुमको पृथ्वीलोक जाकर रहने की शर्त पता भी है क्या है? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि 6 महीने के लिए वो भी शक्ति खो देगी और इंसानों की तरह अपना जीवन यापन करेंगी। और अगर वो किसी भी इंसान के प्रेम में पड़ती है तो सदैव के लिए वो भी इंसान बनी रहेगी और तुम कभी किसी इंसान को बता ही नहीं सकती कि तुम नागिन हो। तुम चिंता मत करो पुष्प, मैंने पृथ्वीलोक पर एक भाई बनाया है। उन्हीं के यहाँ सिलाई सीखूंगी और अपना ख्याल भी रखूंगी। जिसके बाद सिद्धि की जिद के आगे पुष्प भी हार मान लेता है और सिद्धि सामान्य इंसान बनकर पृथ्वीलोक के लिए निकल जाती है और आलोक के पास जाकर उससे कहती है, ये मेरे स्वर्ण कंगन है। मैं चाहती हूँ भाई कि मैं यहाँ 6 महीने आपके साथ ही रहूँ और आप मुझे सिलाई विद्या की सिद्धि दे दें। ठीक है, लेकिन बहन मुझे अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम सिद्धि है और मैं यहाँ आपसे सिलाई की सिद्धि लेने आई हूँ। आलोक को सिद्धि की मासूमियत भा जाती है और वो उसे अपने ही घर पर रखकर ड्रेस इत्यादि सब बनाना सिखाता है। और ऐसे ही 6 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन सिद्धि आलोक से कहती है, भाई, आपने मुझे सब सिखाया, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना ही होगा। सिद्धि, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, लेकिन इन महीनों में तुम मेरी सगी बहन से भी बढ़कर बन गई हो। यहीं रह जाओ, कहीं मत जाओ। जब से तुम आई हो मेरे सिलाई सेंटर का काम कई गुना बढ़ गया है। भाई,
मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। आप मेरे भाई ही नहीं बल्कि गुरु भी हैं। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। मुझे ये बताओ सिद्धि, अगर तुमसे बात करने का मन हो तो कैसे करूं? तुम कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही हो? मैं विवश हूँ भाई, आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन ये कुर्ता मैंने खुद आपके लिए सिला है। इसे मेरी तरफ से अपने लिए उपहार समझकर रख लीजिए। इतना कहकर सिद्धि अपने नागलोक लौट आती है, जिसके बाद उसकी शक्तियाँ भी उसे वापस मिल जाती है और वो सिद्धि सिलाई सेंटर के नाम से नागलोक में अपना सिलाई सेंटर खोलती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे कब तक धारण करते रहोगे ये बोरिंग नागिन की वेशभूषा? आओ ट्राई करो वस्त्र दूजा, सूट कुर्ता पजामी प्लाजो सब मिलेगा, बस हो जाओ एंटर। वन एंड ओनली सिद्धि सिलाई सेंटर। उसका ये अनोखा इंट्रो सुनकर नागलोक के कई नाग नागिन उसके सिलाई सेंटर पर आकर अपने लिए कई तरह के वस्त्र बनवाने के ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पुष्प आकर उससे कहता है, तो मेरी जिद्दी सिद्धि ने अपने मन की करके ही मानी और खोल लिया नागलोक में पहला सिलाई सेंटर। मैं बहुत खुश हूँ सिद्धि, आखिर तुमने आम नागिनों से अलग और हटकर कुछ कर दिखाया है। तभी सिद्धि ये सुनकर पुष्प के लिए बनाया एक कुर्ता जादू से प्रकट करती है और उसे पुष्प को देते हुए कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, प्यारा है ना? देखो और बताओ कैसा है। जब मैंने इसे सिला तो कल्पना की कि तुम इसे पहनकर कैसे लगोगे। प्यारा तो है, मैंने ऐसा कुछ अपने जीवन काल में कभी नहीं पहना और ये तो मेरी प्रेमिका ने सिला है, इसीलिए मैं अभी नहीं पहनूंगा। पर क्यों? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं आया तो छुपाओ मत, बता दो। पहनूंगा, लेकिन हमारे विवाह वाले दिन। अब तो तुमने पूरे नागलोक को अपना हुनर दिखा दिया है, अब तो हम दोनों को विवाह बंधन में जुड़ जाना चाहिए। ये सुनकर सिद्धि शर्मा जाती है और समय बीतता है। अब पूरा नागलोक सिद्धि के सिलाई सेंटर से ही कपड़े सिलवा कर पहनता। इसी के साथ पुष्प और सिद्धि के विवाह की तिथि भी तय हो जाती है और सिद्धि अपने विवाह में अपने हाथों से सिला हुआ लहंगा पहनती है, जो सबको बहुत पसंद आता है। जिसके बाद उसे बहुत सारे लहंगे के ऑर्डर भी मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये सिलाई करने वाली नागिन की अनोखी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताना ना भूले। नेत्रा नागलोक की नटखट नागिन थी और उसके पीछे पूरे नागलोक के नाग पागल थे। आखिर नटखट होने के साथ वो बेहद ही खूबसूरत नागिन जो थी। लेकिन एक संध्या नेत्रा ने अपनी शरारत के लिए एक नागिन की पूंछ में आग लगा दी और जब उसकी माँ नक्षनी को इस बात की खबर मिलती है तो वो नेत्रा को अपने समक्ष बुलाकर बोलती है, नेत्रा, तुम्हारी शरारतें हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुम एक नागिन होकर अपनी हदें कैसे भूल सकती हो? नागिन किसी को परेशान नहीं बल्कि सबकी मदद करती है। माँ, मैंने तो बस थोड़े से हास्य के लिए ये सब किया था, लेकिन आग ज्यादा बढ़ गई क्योंकि नगीना बार बार अपनी पूंछ हिला रही थी। हमें तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। एक नागिन होने के दायित्व को जितनी जल्दी समझो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम इंसान नहीं हो जिसे शरारतें करने का अधिकार हो। ऐसी बात है तो मुझे नहीं चाहिए ये नागिन रूप। मैं जा रही हूँ पृथ्वी लोक। इतना बोलकर नेत्रा गुस्से में पृथ्वी लोक चली जाती है, जहाँ वो सड़क किनारे चल ही रही होती है कि तभी एक नशे में डूबा आदमी हाथों में बोतल पकड़े डगमगाता हुआ नेत्रा से टकरा कर गिर जाता है और नेत्रा उसे संभालते हुए कहती है, अरे अरे, क्या हुआ आपको मानव? आप गिर क्यों गए? कौन है आप? कहाँ रहते हैं? कौन हूँ मैं? मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। अरे हाँ, याद आया, मैं इच्छाधारी नाग हूँ। रुको, नाच के दिखाता हूँ तुमको। नशे में धुत वो आदमी बोतल सर पर रखकर नाचने लगता है। ये देखकर नेत्रा बड़ी हैरान होती है और बोलती है, इस मनुष्य को तो अपना नाम तक नहीं पता, ऐसे कैसे ये अपने घर जाएगा? नेत्रा वहीं से गुजर रही एक औरत से मदद मांगते हुए कहती है, सुनिए, देखिए इस आदमी को कैसे पागलों की भांति नाच रहा है और इसको अपना नाम पता कुछ नहीं मालूम। कृपा करके इसकी मदद कीजिए। अरे ऐसे पियक्कर बेवड़े सब भूल जाते हैं। एक बोतल घटकने के बाद सारे फसाद की जड़ तो ये इनकी बोतल है जिसे ये हाथ में लिए घूम रहे हैं। इसको पीकर तो अच्छे अच्छे अपने रिश्ते भूल जाते हैं। तुम चिंता मत करो, नशा उतरने के बाद जब होश आएगा ना इसे, तो सब याद आ जाएगा। नेत्रा जब उस इंसान के सब भूलने के पीछे का कारण सुनती है तो उसके दिमाग में भी एक ख्याल आता है
और वो बोलती है। इस बोतल के अंदर का पानी पीकर सब भूल जाते हैं इंसान, तो क्या ये मेरे ऊपर भी काम करेगा? पीकर देखो, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ। मुझे बस जम के शरारत करनी है। नेत्रा भी सब कुछ भूलने की चाह में उस आदमी से उसकी बोतल को लेकर अचानक ही वहाँ से गायब होकर नागलोक आती है और छुपकर सारी बोतल पीकर खाली कर देती है। कुछ ही देर में उसको इस चीज का इतना नशा हो जाता है कि वो नशे में अपनी पैरों की जगह हाथों पर चलकर नागराज के दरबार में जाती है और उसे देखकर नागराज बोलते हैं। नागिन नेत्रा, ये क्या हरकत है? नागराज देखिए, दुनिया उल्टी हो गई। अब आप भी मेरे सर पर बैठे हैं। नेत्रा नागिन, आपकी इस हरकत के लिए हम आपको दंड भी दे सकते हैं। दंड की बात सुनकर नेत्रा अपने पैरों पर खड़ी होकर नागराज से बोलती है। दंड पे दंड पे दंड पे, आखिर इस नागलोक में दंड के सिवा मुझे मिला ही क्या है? मैं अपना नागिन पद ही त्याग दूंगी। लो मेरा रिजाइन लेटर। नेत्रा एक कागज का लिफाफा नागराज के ऊपर फेंक कर चली जाती है। ये देखकर नाग दरबार में मौजूद सभी नाग नागिन हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही नशे में झूमती नेत्रा नागलोक में कभी किसी की पूंछ में आग लगा देती तो कभी किसी के कान पर एक लगा कर निकल लेती और पूरे नागलोक में अफरा तफरी मचाकर नेत्रा अंतिम में अपने कक्ष में आकर सो जाती है। कुछ घंटों की नींद लेने के बाद जब उसका नशा उतरता है और आंखें खुलती है तो उसके सामने नक्षिनी खड़ी होती है। ये देखकर नेत्रा बोलती है। क्या है माँ, क्यों सुबह सुबह मेरे सर पर सांप की तरह कुंडली मार कर खड़ी हो? मैं आपके उठने का ही इंतजार कर रही थी शहजादी। आपकी कल की हरकतों के लिए आपको इनाम देना है ना। कल क्या किया मैंने? और ये मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है? पूरे नागलोक में मेरी नाक कटवा कर कहती है क्या किया। रुक, तुझे बताती हूँ। नक्षिनी नेत्रा को सब बताने के बाद अच्छे से सूत कर चली जाती है, जिसके बाद नेत्रा अपने सर को पकड़कर बोलती है। कल मैंने इतना कुछ किया, किंतु मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मतलब उस महिला ने उस बोतल के बारे में सत्य कहा था। वाह, आज तो मैं और बोतल लेकर आऊंगी। नेत्रा पृथ्वी लोक जाकर उस आदमी जैसे ही कई नशेड़ियों से उनके हाथ की बोतल छीन कर ले आती है और नागलोक के एक वन में छुप छुप कर सारी बोतल गटक कर फुल नशे में धुत हो जाती है। तभी उस वन में 2 मुंह वाला नाग नागेश एक नागलोक की नागिन नगमा को लेकर आता है और बोलता है। देखो नगमा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, इसीलिए तुम भूल जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नागेश? सबने मुझे बोला था कि तुम बहुत बुरे हो, इसके बावजूद मैंने तुम पर भरोसा किया और अब तुम मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहे हो। तुम नागराज के पुत्र हो, तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका फायदा उठाओ। अब तक तो मैं तुमको प्रेम से समझा रहा था, लेकिन अब तुमको तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। अरे मेरे जैसे नाग के पीछे तो पूरे नागलोक की नागिनें पड़ी हैं, तो फिर मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नागेश की ये बातें सुनकर नगमा रोने लगती है, तो वहीं नशे में धुत नेत्रा ये सब सुनकर डगमगाती हुई नागेश के सामने आती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर बोलती है। ओए तो मुँह नाग साले, कितनी गंदी शक्ल है तेरी। तू खुद को सुंदर समझता है? तेरे से अच्छे तो धरती लोग के कीड़े मकोड़े हैं। रेंगते भी तुझसे अच्छा है। और तू, भगवान को पता था तू अपने शब्दों पर अटल नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने तुझे 2 मुंह दिए ताकि एक मुंह से तो तू सत्य बोले, पर चपड़गंजू तुझसे वो भी नहीं हुआ। नेत्रा, ये क्या हरकत है? तुम अच्छे से जानती हो मैं कौन हूँ। तुमको पिताजी से कहकर दंडित करवा दूंगा। अबे ओ दोगुले नाग, तूने और तेरे बाप ने नागलोक को अपनी जागीर समझ रखा है। एक वो जो बिना बात के दंड पे करता रहता है, और दूसरा तू खुद को पता नहीं कहाँ का राजकुमार समझता है। बेटा, तुम दोनों के ऊपर कपड़ा डाल के इतना मारूंगी ना, भूल जाओगे कौन हो। नागेश नेत्रा के इन शब्दों को सुनकर गुस्से में नाग दरबार में जाकर नागराज को सब बताता है, जिसके बाद नागराज नेत्रा को दरबार में लाने की अनुमति देते हैं।
पूरा नागलोक नक्षनी समेत नाग दरबार में पहुंचता है और नशे में डोलती नेत्रा को भी वहां लाया जाता है, जो नागराज को देखकर बोलती है, ओए बुड्ढे, पता था मुझे कि तू मुझे जरूर बुलाएगा। आखिर तेरे दोगले बेटे की इज्जत जो उतारी है मैंने। हे भगवान, ये नेत्रा क्या बोले जा रही है? नेत्रा नागिन, तुमने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, इसलिए अब हम तुमको बहुत बड़ा दंड देंगे। मर्यादाएं? अरे बुड्ढे, तेरा मर्यादाओं का पिटारा तब कहा था जब तेरा बेटा धरती लोक घूम रहा था। इस चितकबरे नागेश ने कितनी नागिनों को झूठे प्यार का वादा करके उनका त्याग कर दिया, तब तेरे दंड कहाँ थे? नगमा के पीछे पीछे नाग दरबार में मौजूद बाकी नागिनें भी अपनी आवाज उठाती हैं, जिसके बाद नेत्रा बोलती है, सुन लिया बुड्ढे, एक नागराज होने के नाते तू अपने दायित्व को निभाने में असफल है। सुनो सभी नाग नागिन भाई बहनों, आओ मिलकर इसे नागराज की गद्दी से हटाएं। हाँ, हटा दो। पूरे नागलोक का विरोध देखकर नागराज खुद ही अपने पद का त्याग कर देती हैं, जिसके बाद सभी खुशी से नेत्रा को नागलोक की रानी बना देती है। लेकिन तभी वो अत्यधिक नशे के कारण बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जैसे ही उसे होश आता है तो सारा सच पता चलने के बाद वो बोलती है, हे भगवान, धरती लोक की इस नशीली दवाई ने तो मेरे मुंह से सच बुलवा दिया। चलो अच्छा है, अब मुझे शरारत करने पर नागराज से डांट नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो इस नागलोक की कर्ता धर्ता मैं हूँ। इसी बात पर एक बोतल और लेकर आती हूँ धरती लोक से। नेत्रा के नशे के कारण कई नाग नागिनों को परेशानी हुई, लेकिन अंत में उसका नशा नागलोक में बदलाव का कारण भी बना और नागलोक को उसकी पहली नशेड़ी नागिन मिल गई।